हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम प्रीवियस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं कि दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज द एसेक्सुअल एंड सेकेंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के बहुत सारे पार्ट्स हमने पढ़े हैं। आज ऐसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फ्यूजन होता है गैमीट्स का, हेप्लॉइड गैमीट्स का, जो प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। मतलब ये कि स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म जो होता है दैट इज एन एंड दैट इज ऑल्सो एन एंड दिस इज द 2n। ये रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर स्पर्म और एग तो सेम होता है लेकिन स्पर्म नहीं होता। यहाँ पर हम यूज करेंगे उसकी जगह पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो मेल गैमीट है दैट इज पोलन ग्रेन एंड द फीमेल गैमीट है वो एग है। वो भी फर्टिलाइज करने के बाद यानी कि फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाएंगे। अगेन दिस इज एन यानी कि सिंगुलर एंड ये भी एन और ये फॉर्म करेगा 2n। तो ये हेप्लॉइड हो गया और ये डिप्लॉइड हो गया। ओके, तो यानी कि ये प्रोसेस है जिसमें हेप्लॉइड गैमीट्स का फ्यूजन होता है और वो डिप्लॉइड जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं और वो जाइगोट जो है वो आगे डिवाइड करते करते एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट होता है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है प्लांट की। ओके, तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो फ्लावर का ये जो नीचे आपको स्टॉक दिख रहा है इसको हम पेडिसल भी बोलते हैं, जिसको आप ऐसे हाथ से पकड़ सकते हैं। उसके अलावा द ग्रीन कलर पार्ट्स आर कॉल्ड दी सेपल्स। तो सेपल के लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं दैट इज द कैलिक्स। ओके, जो आपको ये कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज दी पेटल्स। तो पेटल्स को हम टेक्निकल टर्म देते हैं दैट इज कोरोला। ठीक है, तो कैलिक्स है, कोरोला है, यानी कि सेपल्स है, पेटल्स है। ठीक है, तो कैलिक्स एंड कोरोला हो गए। उसके बाद आपको ये जो सेंटर में ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कहेंगे गाइनोशियम या पिस्टिल या कार्पल। ये इसके 3 नाम हो गए, गाइनोशियम, पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो गाइनोशियम का सबसे अपर पार्ट है वो है स्टिग्मा, मिडिल में जो उसकी नेक जैसा आपको दिख रहा है वो है स्टाइल एंड द लास्ट वन इज दी ओवरी। और ओवरी के अंदर जो होता है वो होता है ओव्यूल। समझ में आया? यानी कि फ्लावर का बेस है बेसिकली जिससे होल्ड करता है वो स्टॉक है, ग्रीन कलर पार्ट सेपल्स है, कलर्ड पार्ट पेटल्स है एंड जो सेंटर में है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर लोकेटेड है ओव्यूल। क्लियर? ये तो थी फीमेल के बारे में। अब दूसरा पार्ट जो होता है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो आपको ये ऐसा और ऐसा कुछ नज़र आ रहा है येलो कलर से वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसको हम बोलते हैं स्टेमन। क्या कहेंगे हम इसको? स्टेमन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोशियम। जैसे फीमेल गाइनोशियम है वैसे मेल एंड्रोशियम है। ओके, तो और जैसे फीमेल कार्पल है वैसे ही अगर हम इसको कार्पल कहेंगे तो मेल वाले को हम स्टेमन कहेंगे। ओके, स्टेमन भी 2 पार्ट से कंसिस्ट है दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और फीमेल का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर फ्लावर जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन है और पिस्टिल है। तो स्टेमन इज द मेल एंड पिस्टिल इज द फीमेल। ये सारे के सारे एक बेसिक पार्ट से अटैच है, उसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो दिस स्वेलन पार्ट ये जो आपको दिख रहा है, देखो बेस यहीं से ही, अरे यहाँ पर से ही वो सारे के सारे ओरिजिनेटेड है। सेपल्स भी निकल रहा है, पेटल्स भी निकल रहे हैं, आपका जो फीमेल मेल जो है वो इसी बेस से निकल रहे हैं। तो इस बेस को कहेंगे थैलेमस या इसको हम एक टर्म और देते हैं दैट इज रिसेप्टिकल्स। ठीक है, तो रिसेप्टिकल एंड थैलेमस इज द स्वॉलन पार्ट फ्रॉम वेयर ऑल दी सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल्स आर अराइजेस। ओके, अब एक वर्ड आता है टेसल, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। तो टेसल्स क्या होते हैं? तो जो कॉर्न है यानी कि मक्की का पौधा आपने देखा होगा, तो ये दिख रहा है इसके ऊपर का, ये जो आपको दिख रहे होंगे ये, तो ये जो कॉर्न कैब्स हैं
ठीक है ना। तो कॉर्न में ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, कॉर्न कैप जिनको बोलते हैं, और यही है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और इन्हीं को ही कहते हैं टेसल्स। इनका काम होता है कि ये पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो आपको टेसल्स को याद रखना है। दे आर फाउंड इन द कॉर्न कैप एंड दे आर नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है वो बता दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यूज होगा ये टर्मिनोलॉजी। तो जैसे एपोकार्पस, सिनकार्पस। एपो वर्ड कहीं भी यूज हो उसका मतलब फ्री होता है, और सिन वर्ड कहीं भी यूज हो उसका मतलब फ्री होता है। ओके, अब कार्पस का मतलब कार्पल हो गया, और कार्पल मैंने अभी कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम होता है। ठीक है, तो अगर गाइनोशियम फ्री फॉर्म में मिलेंगे आपको, यानी कि वो आपस में अलग अलग अटैच्ड है, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, फ्यूज नहीं है, फ्री फॉर्म में है कार्पल्स, तो उसे कहेंगे एपोकार्पस। जैसे कि आपको रैनिनक्यूलस में देखने को मिलता है, रैनिनक्यूलस फ्लावर में। सिनकार्पस, जहां पर आपके कार्पल क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो सिन मतलब फ्यूज, कार्पल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फ्यूज होंगे तो उसे कहेंगे सिनकार्पस। ओके, जैसा कि आपको पेपावर में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि उसके पास स्टेमन भी है और उसके पास कार्पल भी है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसा कि चाइना रोज यानी कि जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं वो होता है, जैसे कि पी भी होता है, और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास सिर्फ ईदर मेल या फीमेल है, कोई भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल। जैसे डेट पाम हो गया, और सॉरी ये मतलब ये लिली है। ठीक है, लिली में और मस्टर्ड में या कॉर्न में, तो इनमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अब हम पढ़ते हैं मेल गैमेटोफाइट के बारे में। तो इस पूरे चैप्टर में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक मेल गैमेटोफाइट, एक फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो आज हम मेल गैमेटोफाइट को डिस्कस करते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट मैंने बताया था, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन भी बोलते हैं और एंड्रोशियम भी बोलते हैं। तो ये है स्टेमन का डायग्राम जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो स्टेमन में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक ये जो लॉन्ग ब्रांच दिख रही है इसको कहते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ऐसा लोब जैसा स्ट्रक्चर उसको कहेंगे एंथर। ठीक है, अगर इस एंथर को हम कट करें, यानी कि यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, तो देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा वो। ठीक है, तो इसका जो ये टीएस काटा गया है, यानी कि जो ऐसे कट किया गया, ट्रांसवर्स सेक्शन जिसको बोलते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसको हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 लोब्स दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4, इनको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, और इन्हीं के अंदर आपको पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, तो पोलन ग्रेन्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो एंथर है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है ना, तो स्टेमन 2 पार्ट से मिलके बना है। तो स्टेमन में एक तो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे क्या, एंथर, सॉरी फिलामेंट, एंड जो एंथर है वो टर्मिनल, यानी कि सबसे अपर साइड पे बाइलोब्ड ऐसे 2 लोब का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो हो गया आपका एंथर। तो ये ओरिजिनल डायग्राम है एंथर का। आप कोई फ्लावर देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। तो ये है आपका एंथर, और ये वाइट कलर का हो गया आपका फिलामेंट। ओके, तो इसका अगर हम देखें तो इसका बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर जो है आपका, तो हैविंग द 2 लोब्स, तो 2 लोब्स हैं, तो उनको हम थीका वर्ड भी बोल सकते हैं। लोब को हम बायोलॉजिकली क्या बोलेंगे, थीका वर्ड बोलते हैं, और क्योंकि उसमें 2 थीका यानी कि 2 लोब्स हैं, तो उसको क्या कहेंगे, डाइथीकस। ओके, 2 थीका यानी कि 2 लोब हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे, डाइथीकस। ठीक है, ये जो डाइथीकस स्ट्रक्चर है, मैंने अभी कहा ऐसे जो डाइथीकस स्ट्रक्चर है, जब हम उसको काट रहे हैं तो अंदर आपको ऐसा 4 स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, जब आप इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे ऐसे, तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आपको ऐसे दिखेंगे, तो इनको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक लोब के अंदर। ठीक है, तो ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, जब ये डेवलप हो जाते हैं, तो डेवलप होने के बाद ये बनाते हैं मेल गैमीट, एंड दैट आर पोलन ग्रेन्स। क्लियर।
अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। इस पार्ट का क्वेश्चन 101% आता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ आपको ये याद रखना है। ये है टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये मैं बता चुकी हूँ, जब हमने उसको काटा तो ऐसे 4 लोब आपको नज़र आएंगे। जब ये 4 लोब आएंगे नज़र तो हम एक को स्टडी कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ रिमेन सेम, यानी कि बाकी सारे 3 के 3 सेम ही होंगे जब हम एक को स्टडी कर लेंगे। तो ये है, तो यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो है आपका, यानी कि जब हमने इसको क्रॉस सेक्शन किया तो इसका एक एंड स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से मिलके बना होता है। तो 4 लेयर में सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस हो गई, फिर उसके बाद एंडोथीशियम हो गई, फिर मिडिल लेयर्स आती हैं एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द टेप्टम। यानी कि यहाँ पर आपका जो ये एंथर है, यानी कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हमने बताया, यानी कि एंथर को जब हमने कट किया तो 4 लेयर्स आपको दिखेंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेप्टम। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट 3 लेयर्स जो मैंने बताई, इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और डिहाइसेंस में हेल्प करना। डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। यानी कि जब ये, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जब ये यहाँ से ब्रेक होगा, इस कॉर्नर से यहाँ से ब्रेक होगा, तभी तो पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। तो ये ब्रेक करने में कौन हेल्प करेंगी? ये लेयर्स हेल्प करेंगी। ठीक है, तो डिहाइसेंस मतलब ब्रेक डाउन, तो हेल्प करेंगी ब्रेक करने में, ताकि वहाँ से क्या रिलीज हो सके? पोलन्स रिलीज हो सके। जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम था टेप्टम। टेप्टम का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना नहीं है या डिहाइसेंस करने में हेल्प करना नहीं है, इसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जो भी उस टाइम पे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टेप्टम का क्या फंक्शन होता है और ये कौन सी लेयर होती है और ये कहाँ पर होती है। तो ये 4th लेयर है, सबसे अंदर है, और इसका काम है कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। समझ में आ गया? अब आता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, द माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल लेयर्स एनक्लोजेस अ मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पूछा जाता है कि स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी जो वॉल लेयर्स होती हैं, वो जिस टिश्यू से मिलके बनी होती है उसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है ये करता है माइटोसिस डिवीजन। ठीक है ना, तो एक टिश्यू जो है वो माइटोसिस डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा? 4 आगे सेल्स प्रोड्यूस करेगा, और ये जो 4 के 4 सेल्स हैं, टेट्राड जो बना है, ये आपस में अटैच रहेंगे। ठीक है ना, और जब बाद में ये पोलन ग्रेन्स बनेंगे तब ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया आपको इतना? तो अब आगे क्या है कि जो आपकी ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स थे, ये क्या बन गए? आगे इन्होंने मेल गेमेटोफाइट का प्रोडक्शन कर दिया। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमारे पास स्पोरोजीनस टिश्यू है जो मियोसिस डिवीजन करेगा। तो एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ कि ये है आपके पास एक स्पोरोजीनस टिश्यू, इसने कर दिया मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद इसने क्या बनाए? 4 सेल्स बनाए, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिए, और ये जो सेल्स हैं ये क्या करेंगे? लेटर ऑन क्या बनाएंगे? ये पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि स्पोरोजीनस टिश्यूज कहाँ पर होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल लेयर्स में जो मास ऑफ टिश्यूज होती हैं वो होती हैं, और इनका काम है कि ये मियोसिस डिवीजन करना और उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड का, यानी कि आगे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना, और वही पोलन ग्रेन्स को हम क्या कहते हैं? मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जेनेसिस वर्ड का जो मतलब है उसका मतलब होता है प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, और माइक्रोस्पोर तो आपको पता है पोलन ग्रेन्स को कहते हैं। तो फॉर्मेशन या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल्स थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना पोलन मदर सेल से, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं आपके, वो कैसे फॉर्म में अरेंज होते हैं? टेट्राड, अभी बताया था ना, टेट्राड यानी कि 4 की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे ही एंथर मेच्योर होता है, ठीक है, जैसे ही ये
जो एंथर जो हमने ये स्ट्रक्चर काटा था, है ना, कट करके टीएस करके बताया था, ये मेच्योर होगा या डिहाइड्रेट होगा, तो ये आपस में एक दूसरे से टूटना शुरू होंगे और पोलन ग्रेन बनाना शुरू करेंगे। पोलन ग्रेन क्या है आपके, मेल गैमेटोफाइट है, ये रिलीज होंगे जैसे ही क्या होगा, डिहाइसेंस होना शुरू, डिहाइसेंस यानी कि ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। आया समझ में? क्या बताया मैंने कि जो माइक्रोस्पोर हैं कैसे स्पोरोजेनस टिश्यू से 4 बन गए थे, टेट्राड में फॉर्म हो गए थे। जैसे ही आपका एंथर मेच्योर होता है या डिहाइड्रेट होता है या डिसोसिएट होते हैं, तो ये अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स क्या है, लेटर ऑन रिलीज हो जाते हैं जैसे ही वो बस्ट होगा। कौन, ये जो 4 वाला, जो 3 लेयर जो थी वो जैसे ही बस्ट होंगी वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगी, पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एमएमसीज होती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो कितने होंगे, 4 × 100। जब एक वाले में जो जैसे 4 कॉर्नर है ना, तो एक वाले में 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, तो टोटल कितने हो गए, 400। समझ में आई? तो यानी कि यहाँ हम टोटल कर सकते हैं कि 400 हो गए। अब 400 है, हर एक डिवीजन करेगा मियोसिस, एक क्या करेगा, अगर एक डिवीजन करेगा, ठीक है, तो वो 4 मेल गैमीट बनाता है। ठीक है, तो अगर 400 डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 मेल गैमीट। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक एंथर के डिहाइसेंस से 1600 मेल गैमीट्स प्रोडक्शन, यानी कि 1600 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन याद रखना, बस इसको याद रखना कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 4 है ना ऐसे, तो एक के अंदर 100 है, 100 100 100, तो टोटल कितने हो गए, 400। अब ये जो वाले जो 100 है वो मियोसिस डिवीजन करते हैं, तो ये भी क्या बनाएंगे आपके, 400 बनाएंगे, तो 400 400 400 400 कितने हो गए, 1600, तो टोटल कितने बने, 1600 बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी पोलन ग्रेन्स। तो जो पोलन ग्रेन है जब वो प्रोड्यूस होता है तो वो कैसा दिखता है, तो जनरली जो पोलन ग्रेन है आपको दिखने में ऐसा लगेगा, और वो 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है, स्पेरिकल शेप का, ऐसे स्पेरिकल शेप का मिलेगा। जो मेच्योर पोलन ग्रेन होता है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, आउटर वाली जो लेयर होते हैं उसे एक्साइन बोलते हैं, और बाहर अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो स्पोरोडर्म से कवर होती है। ठीक है, अब ये जो 2 लेयर्स हैं आपके, आउटर लेयर, जो आउटर लेयर है उसे क्या बोलेंगे, एक्साइन, और ये बना होता है एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए प्लीज़ उसे ध्यान रखना कि आउटर लेयर है एक्साइन, जो ऑर्गेनिक, जो रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट किससे, कहीं पर भी अगर हाई टेम्परेचर, जैसे आपका पोलन ग्रेन बाहर आया, टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, या बाहर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन, बहुत ज़्यादा बेसिक कंडीशन हो गई है, तो पोलन ग्रेन मर सकता है ना, लेकिन वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो उसके पास स्पोरोपोलिनिन का एक क्या होता है, मटेरियल होता है जो इन सब चीज़ों से उसको क्या करता है, बचाता है। ठीक है, जो एक्साइन लेयर होती है, जो आउटर लेयर है, वहाँ पर क्या होती है, जर्म पोर होती है। मतलब जैसे ये है आपका पोलन ग्रेन, तो जो आपका पोलन ग्रेन की आउटर लेयर है ये बहुत ही स्पाइनी और हार्ड होती है। ठीक है, तो ऐसे तो ये पूरा प्रोटेक्ट करिए, लेकिन एक पोर्शन ऐसे होते हैं, 1-2 पोर्शन जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग नहीं होती, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, जर्म पोर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनेशन करता है ये, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करना है, तो अपने मेल गैमीट को रिलीज करना पड़ेगा ना, तो कहाँ से करेगा, कोई तो एंट्री होनी चाहिए उसका, तो ये जर्म पोर होता है। तो जर्म पोर क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, अब अंदर वाली लेयर की बात करें, तो अंदर वाली जो लेयर है वो बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। ठीक है, अब कोई भी अगर हम मेच्योर पोलन ग्रेन की बात करें तो उसमें 2 सेल्स होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव जिसको हम ट्यूब सेल बोलते हैं, दूसरी होती है जेनरेटिव। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो होती है बड़ी, और जनरेटिव सेल होती है छोटी। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो लार्जर है, और उसके पास वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म भी होते हैं। अब उन वैक्यूल्स में वो अपना स्टार्च, प्रोटीन, फैट
जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको स्टोर करके रखता है। और न्यूक्लियस भी होता है उसके पास, जो कि लार्ज और इरेगुलर होता है। जबकि जनरेटिव सेल जो है वो बहुत छोटी होती है, स्पिंडल शेप की होती है, और उसके पास डेंस यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। अब क्या होगा, जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होगा, तो जो माइटोटिक डिवीजन होगा उसमें से क्या बनाएंगे, वो मेल गैमीट्स बनाएंगे जो कि नॉन मोटाइल होंगे। नॉन मोटाइल यानी कि मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अभी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने कि 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट, उनके पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं जब वो 2 सेल स्टेज के होते हैं। और बाकी की जो 40% होती हैं उनमें जनरेटिव सेल क्या करती है, डिवाइड करती है और फिर मेल गैमीट का प्रोडक्शन करती है माइटोटिकली, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, पार्थीनियम। पार्थीनियम को हिंदी में कहते हैं कैरेट ग्रास, यानी कि गाजर घास जिसको बोलते हैं। ये बहुत ही मतलब ये एक वीड है जो बहुत ज़्यादा इंडिया में होती है, और इस वीड की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी, जैसे कि अस्थमा हो गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस डिसऑर्डर्स जो हो गए, ये सब इस घास से, क्योंकि इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये अगर आ गए तो ये हमारे गले को चोक कर देते हैं, ठीक है ना। तो पार्थीनियम यानी कि कैरेट ग्रास सीवियर एलर्जी डिसऑर्डर्स क्रिएट करती है, या सॉरी कॉज करती है, ओके। पोलन ग्रेन्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, किसकी फॉर्म में, पोलन टैबलेट्स की फॉर्म में। यानी कि ऐसा नहीं कि पोलन ग्रेन्स का कोई यूज़ नहीं है, इसके टैबलेट्स भी बनते हैं और इसके सिरप्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जो हमारा स्टेमन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है आज, और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तब तक के लिए आप इसे लर्न करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. I would be very thankful to you and have a nice day.